हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बीएन पांडे आज आप लोग के सामने लेके आया हूं इकोनॉमिक्स की क्लास। और इकोनॉमिक्स की बेहद खूबसूरत टॉपिक है संतुलित बजट एवं असंतुलित बजट, जो हम सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसी के अंतर्गत हमारा यह टॉपिक है संतुलित बजट और असंतुलित बजट। ठीक है, तो आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चा, चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं। क्या होता है संतुलित बजट और क्या होता है असंतुलित बजट रिगार्डिंग द या इन द पॉइंट ऑफ व्यू किसके, अगर हम बात करें सार्वजनिक व्यय के आधार पर, ताकि यह पूरी पूरी जो आपकी यूनिट है, यूनिट 3, यह सार्वजनिक व्यय को केंद्र मानकर अपनी बातचीत को कहता है और सुनता है आपसे। ठीक है, चलिए हेडिंग आप डालिए संतुलित एवं असंतुलित बजट, और इसी को हम कहते हैं क्या, बैलेंस एंड इनबैलेंस या अनबैलेंस्ड, जो आप बोल दो, बैलेंस्ड एवं अनबैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड एंड इनबैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड, जो भी आपको लिखना हो, बजट। अनबैलेंस्ड भी लिख दो, वो भी सही है। ठीक है, असंतुलित बजट। संतुलित एवं असंतुलित बजट। ठीक है, क्योंकि हम ये जो पढ़ रहे हैं संतुलित एवं असंतुलित बजट, इसके माध्यम से हमको यह जानना है कि हम सार्वजनिक व्यय का जब अध्ययन करते हैं एक सरकार के रूप में, ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, उसका किस तरीके से हम, और उस अवधारणा को किस तरीके से हम यहां पर उसका प्रयोग कर सकते हैं, इसी के बारे में हमको करनी है चर्चा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यह बजट क्या चीज है। ठीक है, बजट, तो बजट वास्तव में अगर हम देखें तो यह एक पूर्वानुमान होता है। अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर भविष्य से संदर्भित हम सौदों का, जो हमारी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति का हम क्या करते हैं, एक लेखा जोखा तैयार करते हैं। भविष्य में किस चीज को हमको जरूरत है, कैसे हम व्यय करें, कितना व्यय करें, और एक वेल प्लान होता है, एक वेल मैनेज तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है, जिसके आधार पर हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। तो सार्वजनिक व्यय के आधार पर अगर एक सरकार का उद्देश्य है, तो सरकार का उद्देश्य क्या होता है बच्चा, कि वह अधिकतम सामाजिक लाभ की संतुष्टि प्रदान करे। और अधिकतम सामाजिक लाभ की अगर संतुष्टि वह प्रदान करता है, तो उसको यह भी देखना पड़ेगा कि हम किस मद में कितना व्यय करें, हमारा राजस्व कहां से आ रहा है, हमारा एक्सपेंडिचर हम किस तरीके से करें। इन तमाम बातों पर वह अब बल देता है और उसी के आधार पर यह बजट का निर्माण करता है। तो बजट की अगर उत्पत्ति है तो बजट जो है बहुटी शब्द से आया। और अगर हम बात करें बहुटी किस लैंग्वेज का है, तो यह है फ्रेंच या फ्रांस, जो आप बोलते हो। ठीक है, बहुटी। और इसका वास्तविक में जो मतलब होता है वह होता है लिटिल बैग। लिटिल बैग मतलब छोटा सा बैग। ठीक है, छोटे से बैग में वह तमाम कागजात हम रखते हैं, तमाम कागजात जो भविष्य से संदर्भित होता है, जो भविष्य से संदर्भित होता है, खर्च का, आय व्यय का लेखा जोखा होता है। ठीक है, तो बजट का मतलब समझ में आया, बजट क्या होता है। ठीक है, बजट एक भविष्य को ध्यान में रखते हुए आय एवं व्यय किस तरीके से करें, किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसका एक लेखा जोखा होता है, जो वेल मैनेज्ड होता है। ठीक है, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, एवं जो भी आप बोल लो, मैनेजमेंट के जितने भी हम आपको 5-7 पिलर बताए हैं, वो सारी चीजों को यहां पे ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, अब लिख लो, पहले इस शब्द को लिख लो कि ओरिजिन ऑफ बजट, ये वर्ड कहां से आया। अगर हम बजट शब्द के बारे में बात करें तो यह फ्रांस के बोगोटी, कहां से आया, BUDGET, यह जो वर्ड है यह फ्रांस का यानी फ्रेंच वर्ड है। और फ्रेंच के वर्ड का जो एक रूप है
BOUGTII, बोगोटी, BOUGETTE बोल दो, BOUGETTE, BOUGETTE, बोगोटी, जिसका वास्तविक में अर्थ क्या होता है अगर हम इंग्लिश में अर्थ जाने तो इसका मतलब क्या होता है भैया, टू लिटिल बैग। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई, टू लिटिल बैग। ठीक है, अब यदि हम बात करें बैलेंस्ड एवं अनबैलेंस्ड बजट की, यानी संतुलित एवं असंतुलित बजट के बारे में अगर हम बात करें तो इसका एक सिंपल से साधारण सा उत्तर है। हालांकि हम ये सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बस एक सरकार का ही बजट होता है, भाई हमारा आपका भी बजट होता है। अगर हम यह टी शर्ट खरीदने जाते हैं और हम इसको देखते हैं कि यह हमारे बजट के अनुकूल है, बोलते हैं ना कि हमारे बजट में नहीं पड़ रहा है इसलिए हम इसको नहीं परचेस कर सकते हैं, और यह भी बोलते हैं कि भैया हमारे बजट के अनुकूल है। ठीक है, या कभी कभी हम सामान्य सी बोलचाल की भाषा में बात करते हैं कि बजटेड है कि नहीं, मतलब क्या कि हमने जो पैमाना सेट कर रखा है क्या यह उसके अनुकूल है कि नहीं, क्या यह उसके फेवर में इसका कॉस्ट आता है कि नहीं। ठीक है, और हर व्यक्ति के लिए वह बजट का जो है परिदृश्य अलग अलग होता है हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति की आय भी अलग अलग होती है। तो आय एवं व्यय का आधार कौन तैयार करता है, बजट तैयार करता है। ठीक है, अब हम बात कर लें भैया कि गवर्नमेंट के आधार पर हम बजट को किस तरीके से देखते हैं, तो ऑन द गवर्नमेंट बेसिस, वो भी किस पे, पब्लिक सार्वजनिक व्यय के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो सार्वजनिक व्यय कौन करता है, गवर्नमेंट करता है, सरकार करती है। तो सरकार के अंतर्गत अगर हम बजट को देखें तो वास्तव में सरकार के अंदर अगर बजट के बारे में हम बात करते हैं तो वह दो प्रमुख आधार उसको बताता है। क्या होता है अगर गवर्नमेंट बजट के बारे में हम बात करें, गवर्नमेंट बजट के बारे में अगर हम बात करें बच्चा, तो यहां पर मुख्यतया दो तरीके से हम बात करते हैं। एक तो होता है बैलेंस्ड बजट, और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड बजट, अनबैलेंस्ड बजट। ठीक है, ठीक है, अब आगे फिर हम फर्दर अगर बात करें बच्चा, तो यही जो अनबैलेंस आपको दिख रहा है इसको पुनः हम दो तरीके से बांटते हैं, जिसका नाम है डेफिसिट बजट। जो अनबैलेंस्ड बजट होता है यह क्या होता है, फिर दो तरीके से आ जाता है, डेफिसिट बजट और एक और बजट आता है जिसका नाम है सरप्लस बजट। ठीक है बच्चा, तो यह कुछ आधार पर हम इसको विभाजित करने का प्रयास किए हैं। आप यह देखो और समझो कि वास्तव में हमारा जो ये गवर्नमेंट का बजट होता है यह दो प्रमुख रूप से जाना जाता है। एक को कहते हैं हम संतुलित बजट, दूसरे को कहते हैं असंतुलित बजट। ठीक है, फिर असंतुलित बजट भी दो तरीके का होता है, जिसे हम कहते हैं कमी का बजट, या और दूसरा क्या होता है, आधिक्य का बजट या फिर सरप्लस का बजट। ठीक है, हो जाए तो बताइए, यहां तक बात समझ में आई। असंतुलित बजट भी दो तरीके का होता है, एक को कहते हैं कमी का बजट, हाँ डेफिसिट बजट को कमी का बजट बोलते हैं, कमी। दूसरा होता है बच्चा आधिक्य का बजट, आधिक्य, आधिक्य। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। आगे आगे बढ़े इसके, चलो अब ये बैलेंस्ड बजट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है,
तो हमने पहले ही बताया है कि बजट वास्तव में आगम एवं व्यय का एक आधार प्रदान करता है। और बैलेंस का मतलब क्या होता है? एक तराजू, तराजू संतुलन की अवस्था रहे। तो जब आय एवं व्यय ये दोनों एक बराबर हो जाए, कि जितना हमारा आगम हो रहा है उतना ही हमारा व्यय हो, तो ऐसे परिदृश्य को हम क्या कहते हैं कि वह बजट कैसा है? हमारा बैलेंस्ड बजट है। ठीक है, यानी जब आपका एक्सपेंडिचर बराबर रेवेन्यू हो जाता है, तब आप कहते हो कि ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाती है बच्चा? ये चीजें बैलेंस्ड बजट के रूप में जानी जाती है। तो लिखिए, मैं बोल रहा हूं, हाँ, ये जब रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी आगम, जब आगम एवं व्यय बजट के अंतर्गत बराबर हो जाए, बजट के अंतर्गत बराबर हो जाए, तो ऐसे बजट को हम संतुलित बजट के रूप में जानते हैं। Balanced budget is a budget in which revenues are equal to the expenditure. बैलेंस्ड बजट या फिर संतुलित बजट के रूप में जानते हैं। बैलेंस्ड बजट इज अ बजट इन विच रेवेन्यूज आर इक्वल टू द एक्सपेंडिचर। हाँ, नाइदर अ बजट डेफिसिट नॉर अ बजट सरप्लस, यानी इसमें न तो, देखो, इसमें न तो डेफिसिट बजट आता है, यानी कमी का बजट, एवं न तो कमी का बजट आता है और न ही आधिक्य का बजट आता है। आधिक्य का बजट आता है। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद लिखिए, किंतु कभी कभी इसके अंतर्गत, किंतु कभी कभी इसके अंतर्गत सरप्लस बजट या आधिक्य की बजट, किंतु कभी कभी इसके अंतर्गत आधिक्य की बजट की होने की संभावना रहती है। हो गया, हो गया, चलो। होती है, तारा बनाओ। हाँ, होती है, तारा बनाओ। एक चक्रीय संतुलित बजट के अंतर्गत यह आवश्यक नहीं है, एक चक्रीय संतुलित बजट के अंतर्गत यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि वर्ष प्रतिवर्ष वर्ष प्रतिवर्ष संतुलित बजट बना रहे, वर्ष प्रतिवर्ष संतुलित बजट बना रहे। वर्ष प्रतिवर्ष संतुलित बजट बना रहे, किंतु, हाँ, यह बजट इकोनॉमिक साइकिल
यानी आर्थिक चक्र के आधार पर, आर्थिक चक्र के आधार पर, आर्थिक चक्र के आधार पर संतुलन की अवस्था में होता है, संतुलन की अवस्था में होता है। हाँ, संतुलन की अवस्था में होता है। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि क्या जो बैलेंस्ड बजट होता है वह ब्रेक इवन आधार पर, यानी सम विच्छेद बिंदु, ठीक है, सम विच्छेद बिंदु के आधार पर अगर आप संतुलित बजट को परिभाषित करेंगे तो क्या होगा, आपको बताना पड़ेगा कि संतुलित बजट जो है आर्थिक सम विच्छेद बिंदु के आधार पर यदि हम परिभाषित करें तो उसके अंतर्गत रेवेन्यू बराबर डेफिसिट जहां पर हो जाता है वहीं पर यह बजट संतुलन की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ठीक है, बात सुन रही। सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर एक दूसरे को समान विच्छेद, मतलब सम और विच्छेद, विच्छेद मतलब होता है काटना। ठीक है, आगे हम कराएंगे, आगे हम कराएंगे एक ग्राफ के माध्यम से बड़े अच्छे से आपको बता देंगे कि डेफिसिट कहां होता है, सरप्लस कहां होता है, संतुलन की अवस्था में कब होता है और असंतुलित। यही 4 तरीके के बजट को हमको पढ़ना है। ठीक है, प्रमुख यही होते हैं सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत। ठीक है, और इसी के आधार पर हम पढ़ेंगे अच्छे से एकदम। ठीक है, तो अभी आपको बस बताते चल रहे हैं कि जब लास्ट में हम इसको समराइज करेंगे तो वहां पर आप देख लियो कि जहां पर हमारा आगम, ठीक है, और जहां पर हमारा व्यय यानी रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर जहां पर एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर संतुलित की बजट की अवस्था हमको प्राप्त हो जाती है। और इस फिनोमेना को हम क्या करते हैं, लिव विद इन, क्या बोलते हैं इसको, लिव विद इन मीन्स, क्या बोलते हैं इसको, लिव विद इन मीन्स, कि हमारा जो साधन है उसी के अंदर ही हम क्या करें, जिए। कहते हैं ना, जितना बड़ा आपका चादर हो उतना ही बड़ा आपका पैर होना चाहिए, या जितना बड़ा पैर आपका हो उतना बड़ा चादर, जो भी आप बोल लो। शायद ये कहते हैं कि जितना बड़ा आपका चादर हो उसके अंतर्गत ही आपका पैर होना चाहिए, यानी जितनी आपकी इनकम हो उतनी ही आपकी एक्सपेंडिचर भी होनी चाहिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत वाली सिद्धांत नहीं चलता कि ऋण लेकर हम घी को पिए। ठीक है, चारवाक का सिद्धांत बोलते हैं ना। तो ऐसी परिस्थिति में आप लिख लो कि इसके अंतर्गत लिव विद इन मीन्स, इंग्लिश में ही लिखना, लिव विद इन मीन्स LIVE, या लाइव भी बोलते हैं, क्या बोलते हो, LIVE, LIVE, लिव विद इन मीन्स, MEANS, मीन्स मतलब होता है साधन। ठीक है, जितना आपका साधन हो उसी के अंतर्गत आप अपने जीवन को जिए। ठीक है, अगर कोई बोल दे कि ये जो कोट है यह किस बजट के अंतर्गत आता है तो आप क्या कहोगे, यह संतुलित बजट के अंतर्गत आता है। ठीक है, लिव विद इन मीन्स, विद इन, विद इन, WITHIN, विद इन, विद इन, विद इन मतलब इसके अंदर, WITHIN, हाँ विद इन, विद इन बोलते हैं, विद इन नहीं, ये एक ही में है। ठीक है, अगर हम बात करें डेफिसिट बैलेंस्ड बजट के अंतर्गत तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अभी आप देखोगे बैलेंस्ड बजट के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि बैलेंस्ड बजट क्या होता है। हमने इसके अंतर्गत एक बात आपको बताया, फिर से रिकॉल करें कि रेवेन्यू बराबर एक्सपेंडिचर जहां पर हो जाता है वहीं पर बैलेंस्ड बजट होता है। तो इसकी सबसे और खूबसूरत चीज क्या है कि रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, जहां पर हो जाए वह क्या होगा आपका, क्या होगा, बैलेंस्ड बजट के अंतर्गत चीजें आएंगी। इसके अंतर्गत ना ही डेफिसिट होता है ना ही सरप्लस होता है, हमने ये भी बताया। तो नाइदर डेफिसिट नॉर सरप्लस, बट
कभी कभी हम क्या कहते हैं ना कि संतुलन की अवस्था, आपकी जिंदगी संतुलित है क्या? तो संतुलन एक सकारात्मक शब्द है। कैसा शब्द है? सकारात्मक शब्द है, ठीक है, नकारात्मक नहीं है। हालांकि देखा जाए तो संतुलन की एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर क्या होता है, हमारा जो भी स्थिति में हम संतुलन को प्रयोग करते हैं, संतुलन शब्द का प्रयोग करते हैं, वहां पर हमारे लिए यह एकदम न्यूट्रल की बात करता है। मगर और अगर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में बात करें तो संतुलन हमारे लिए कैसा कॉन्सेप्ट है? एक सकारात्मक है। इसी उद्देश्य के साथ हम इसमें आपको लिखवाए हैं कि बट वी कभी कभी क्या होता है इसके अंतर्गत हमने लिखवाया है ना कि बट कुड पॉसिबली हैव अ बजट सरप्लस, बट कुड पॉसिबली हैव सरप्लस बजट। तो आप लिख लो कि बट कुड पॉसिबली हैव सरप्लस बजट। नहीं, आधिक्य का बजट, यानी आगम आपका ज्यादा होता है। आगम आगम आपका ज्यादा हो जाता है खर्च करने से। आप कमाते 12,000 रुपए हो, खर्च 10,000 रुपए करते हो, यह जो 2,000 है यही है आपका आधिक्य, अधिकता। चलो ठीक, यहां तक बात समझ में आई। इसके बाद हमने एक बात और इसमें बताया कि वाकई में ये जो साइक्लिक की बात करते हैं, तो यहां पर हम साइक्लिक की जब बात करते हैं तो साइक्लिक बैलेंस्ड बजट जो होता है वह वास्तव में कोई आधार नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है कि यह वर्ष प्रतिवर्ष के आधार पर हो, यह वर्ष प्रतिवर्ष के आधार पर हो, बल्कि इसका आधार क्या होता है कि ये जो साइक्लिक हमारा बजट है, ठीक है, ये जो साइक्लिक बजट है वास्तव में अगर हम इसका आधार देखें तो इसका आधार क्या होता है? इकोनॉमिक साइकिल। क्या होता है? इकोनॉमिक साइकिल। ये भी आपको लिखवाए हैं, इकोनॉमिक साइकिल। लिखे हो आप, यहां तक लिखे हो? उसके बाद अगर आपको और याद हो तो हम एक कॉन्सेप्ट और बताए, लिव विद इन क्या लिखे थे आप? मीन्स, लिव विद इन मीन्स। तो ये भी एक इसका एक क्या होता है? फॉर्मुलेशन होता है। तो हमने जो आपको लिखवाया उसमें कुछ महत्वपूर्ण बात ये सब चीजें रही, किसके अंतर्गत भैया? बैलेंस्ड बजट के अंतर्गत, ठीक है। अब आते हैं कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस्ड बजट, कि संतुलित बजट के कौन कौन से घटक होते हैं। आप बताओ कि बैलेंस या संतुलित बजट के कौन कौन से घटक होते हैं? कहते हैं ना कि कौन कौन से घटक होता है भैया, बताओ बैलेंस्ड बजट के। तो इसके अंतर्गत प्रमुखतया दो घटक आते हैं। एक हम कहते हैं रेवेन्यूज, दूसरा क्या होता है हमारा? एक्सपेंडिचर। भाई दो ही है ना, एक होता है रेवेन्यू यानी आगम और दूसरा क्या होता है आपका? एक्सपेंसेस। अब आगम हमारे लिए तो बात हम कर नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं सरकार के दृष्टिकोण से। तो सरकार के लिए आगम कौन से साधन से उत्पन्न होता है? कौन बताएगा? जैसे कोई एक बताओ। आगम हमारे लिए तो हम कमाते हैं, हाँ वेरी गुड, टैक्स। पहले सुन लो, आगम का मतलब यहां पर क्या होगा? सरकार के बारे में हम सार्वजनिक व्यय के बारे में बात कर रहे हैं। तो तमाम स्रोत, वह तमाम घटक जिसके माध्यम से सरकार का आगम हो, सरकार के लिए पैसे जनरेट हो, सरकार पैसे कमाए, तो वह एक प्रमुख घटक के रूप में जाना जाता है रेवेन्यू के अंतर्गत, ठीक है। और वह प्रमुख घटक कौन सा होगा? हमारा सबसे महत्वपूर्ण घटक होगा आपका टैक्स, जो सौरभ ने बताया। टैक्स यदि बढ़ाते हैं, अब देखना, यदि टैक्स बढ़ाए तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा, मगर आपके जेब में पैसे जो 100 रुपए आते थे, अगर 10% हम टैक्स लगा रहे हैं तो 10 रुपए जाएगा, 12% लगा रहे हैं तो 12% जाएगा, 12 रुपए। और जब 10 रुपए जा रहे हैं तो आपके जेब में 90 रुपए बचेगा, आप मार्केट में 90 रुपए का क्रय कर सकते हो, यानी आपका बजट 90 रुपए के आधार पे हो गया, ठीक है। अब यही 90 रुपया आपके पास आपकी पूरी इनकम होगी। और हमारी यानी सरकार, मान लो हम सरकार हैं, हमने 2 रुपए बढ़ाकर 12 रुपए किया, अब ऐसी परिस्थिति में 2 रुपए आपकी कमी होगी ना।
और हमारी 2 रुपए वृद्धि होगी ना। और हमारा उद्देश्य क्या है? अधिकतम सामाजिक लाभ की संतुष्टि हम करवाएं। ठीक है, तो हम आप जिसकी क्या नाम है इनकम ज्यादा है, आपसे पैसे लेकर जिनकी इनकम कम है या जिनके लिए इनकम नहीं है, उनकी क्या करते हैं? उनका देखभाल करने का प्रबंध करते हैं, उनके लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का सुविधा हम देते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है बच्चा कि जिनकी इनकम ही ना हो वह भी तो व्यय करते, वो भी तो कंजम्पशन करते होंगे ना? करते हैं कि नहीं भाई? जिनकी इनकम ही नहीं है क्या वह खाते नहीं हैं? खाते ही हैं। तब इनका प्रबंध कैसे हम करते होंगे? यह भी एक प्रमुख भाई समस्या है ना, कि जो तो इनकम नहीं, जिनके पास इनकम है चलो ठीक है, हमने टैक्स लगाया और वहां से पा लिया। जिनके पास एकदम इनकम नहीं है क्या वह खाना? इसीलिए मार्केट में सदैव मांग बनी रहती है। अब मांग कितनी बनी रहती है तो दूसरी बात है, मगर मांग बनी रहती है। कभी परिस्थिति ही नहीं हुई कि किसी वस्तु की मांग ही एकदम विलुप्त हो जाए, जब तक वह वस्तु चलन से बाहर ना हो जाए। आज एम्बेसडर गाड़ी की चलन में नहीं है ना, एम्बेसडर की वजह, एम्बेसडर जो है वह चलन से बाहर हो गया, इसलिए इस गाड़ी की जो है, एम्बेसडर जानते हो ना सब? नहीं जानते? जिसमें पहले वो नेता होता चलते थे, पिक्चर वगैरह में देखोगे वो कौन सा है, तिरंगा पिक्चर देखोगे तो उसमें राजकुमार जो है ना लेके टहलता है, बड़ी प्यारी गाड़ी। और राजा जैसे हम लोग जब छोटे थे तो वही गाड़ी एक आती थी, जो खिलौने उन्होंने खेलते थे ना, तो वही कार टाइप की एक गाड़ी आती थी। हमें नहीं मालूम कहाँ घुमाने वाला। ठीक है, तो वो गाड़ी आज चलन में नहीं है। क्यों? क्योंकि वह चलन से बाहर हो गई है, उसका जगह कोई और ले लिया। ठीक है, तो तक मांग वस्तु की हम करते हैं जब तक हम जीवित रहते हैं। किसी न किसी वस्तु की हम मांग जरूर करेंगे, कंज्यूम करते हैं ना, चीजों को खाते हैं। और कंजम्पशन में हमने आपको बता दिया है कि उसी अवस्था में उस वस्तु का आप पुनः उत्पादन नहीं करते हैं या आप नहीं लौटा सकते, तो यही तो होता है कंजम्पशन। ठीक है, तो हम आपको क्या बता रहे थे कि कंपोनेंट क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें इनकम, तो इनकम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कारपोरेट टैक्स यानी कंपनियों पर लगाने वाला टैक्स, सोशल इंश्योरेंस टैक्स, सामाजिक बीमा वाला टैक्स अगर हम लगा दे, और अगर हम बात करें कि कंजम्पशन टैक्स, जो वस्तु हम खाते हैं उस पर भी टैक्स लगा दे, तो यह 3 तरीके के टैक्स के अंतर्गत सरकारें क्या करती है? अपनी टैक्स वसूलती हैं। वास्तव में यह 3 तरीके का एक ब्रॉडर टैक्स हो गया। कारपोरेट सेक्टर से अगर हम टैक्स लें तो कारपोरेट हो गया। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कि कंपनियां तमाम तरीके की चीजें, चाहे वह नॉन प्रॉफिट हो चाहे वह प्रॉफिट की कंपनियां हो, ठीक है, चाहे वह एमएनसी हो, चाहे वह कोई भी सेक्टर हो, कारपोरेट से आपका जुड़ा हुआ हो तो उस पर टैक्स लगाएंगे, इनकम प्राप्त हो जाएगा, राजस्व मिलेगा किसको? सरकार को। सोशल इंश्योरेंस टैक्सेस अगर हम लगाएंगे, सामाजिक बीमा योग्य कर अगर हम लगाएंगे तो समाज के लोगों को लगाएंगे, वहां से भी हमको कर प्राप्त हुआ। और तीसरा हमने आपको बताया वह महत्वपूर्ण है कंजम्पशन टैक्स। हर जो बंदा कंज्यूम करता है किसी न किसी वस्तु का, वहां पर आपका आगम नहीं देखा जाता, वहां पर यह नहीं देखा जाता कि आप उस स्लैब में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, आप टैक्स वहां पर पेड करते ही हो। बात समझ आई? तो यह 3 आधार महत्वपूर्ण होता है किसका? रेवेन्यू को जनरेट करने का। कौन रेवेन्यू जनरेट करता है? सरकार। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं बच्चा कि जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस सरकारें कहां करती हैं भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में करेंगी, डिफेंस में करेंगी, हाँ, हेल्थ केयर में करेंगे, हॉस्पिटल वगैरह बनाएंगी। वो तो अपने घर की कुछ तो करते नहीं है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, रोड, ट्रांसपोर्ट, सड़क, ये सब बनाता है, पुल बनाएगा, हेल्थ केयर को और अच्छा मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, हाँ, सिक्योरिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम को एनहांस करेगा, उसमें भी डेवलपमेंट कराएगा, पेंशन देगा, सब्सिडी देगा, ठीक है, और अलग कंट्रीब्यूशन करेगा जो ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट करे। क्या करे? बूस्ट करे। ठीक है, तो एक जेब से आपसे पैसे लिया सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, रोड बना रहा है, तो रोड बनाने के लिए क्या उसके घर से आदमी आएंगे? हमारे में ही इसी सोशल स्ट्रक्चर से तो लोगों को लेगा, तो फिर पैसे वहां पे गए, तो एक साइकिल चलती रहती है। इसीलिए यहां पे हमने कहा
कि यह ईयर टू ईयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, यह एक इकोनॉमिक साइकिल होता है। प्रूफ कर रहा हूं हर एक बात। देखो, आपसे पैसे लिए, फिर खर्च कर रहा है, आपकी इनकम हुई सॉरी, आपकी इनकम हुई, फिर आप पैसे कमाए, फिर आपने लिया, फिर वही लगाया, तो एक साइकिल साइकिल बन रहा है। यह साइकिल कैसा है? इकोनॉमिक साइकिल है। और इसी के बारे में तो हमने बात किया कि यह वर्ष प्रति वर्ष नहीं, यह इकोनॉमिक साइकिल चलता है। अर्थात अगर हम बात करें तो कोई जरूरी नहीं है कि जो हमारा बजट है, संतुलित बजट, यह वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर होता है, यह एक आर्थिकी आधार पर होता है। अर्थतंत्र में यह सदैव विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक? तो अगर हम कंपोनेंट के बारे में बात करें, इसके आगे इसी में आप बढ़ाओ और लिखो कंपोनेंट ऑफ बैलेंस्ड बजट, संतुलित बजट के घटक लिखो आप लोग। दो इसके मुख्यतः घटक होते हैं, कौन कौन से? एक होता है रेवेन्यू, दूसरा होता है एक्सपेंसेस। रेवेन्यू के अंतर्गत क्या क्या आता है? इन्होंने बताया सर 3 तरीके की चीजें होती हैं। पहली क्या होती है? हमने पहला क्या कहा? कारपोरेट टैक्स। अपने वक्तव्य में बोला था ना, कारपोरेट टैक्स, इसी को कहते हैं निगमीय कर। जो हिंदी में जानते होंगे वह जानते होंगे, इसी को क्या कहते हैं? निगमीय कर। निगम, कारपोरेट का मतलब होता है कंपनियां, ठीक है, यह इस तरीके से। ठीक है, दूसरा हमने बताया सोशल इंश्योरेंस टैक्स, सोशल इंश्योरेंस टैक्स। और लास्ट वन इज क्या था? कंजम्पशन टैक्स। ठीक है, बात समझ में आई? यह 3 प्रमुख पिलर हैं जिसके आधार पर जो है हमारा गवर्नमेंट होता है, वह क्या होता है? गवर्नमेंट पैसे को प्राप्त करता है। हाँ, हिंदी निगमीय कर। हाँ, आप लोग थोड़ा इंग्लिश में भी लिखा करो, बता दे रहा हूं। चलो ठीक है, निगमीय कर। अब निगम वगम बोलेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा सर निगम क्या होता है। तो कारपोरेट तो एक सामान्य सी बात है ना, कारपोरेट वर्ल्ड बोलते हैं ना, हम नहीं जानते, अच्छी बात। हाँ, सोशल इंश्योरेंस टैक्स, सामाजिक बीमा कर, और लास्ट है आपका उपभोक्ता कर। ठीक है, यह 3 प्रमुख आधार होता है बच्चा, जिसके माध्यम से क्या होता है? जिसके माध्यम से कर लगाए जाते हैं। और इसी के माध्यम से जब कर लगाया जाएगा, गवर्नमेंट इन तीनों के माध्यम से कर लगाएगा, तो वह उसके लिए क्या हो जाएगा? एक इनकम का स्रोत हो जाएगा, यानी सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा, सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो जाएगा। अब एक्सपेंसेस ये कहां कहां करता है, ये भी तो बातचीत करनी है हमको कि भैया कहां एक्सपेंस करेगा, एक्सपेंसेस कहां कहां करता है। अगर हम एक्सपेंसेस के बारे में बात करें, स्पेलिंग गलत है क्या एक्सपेंसेस की? ठीक है, अब अगर इसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहला अगर इसको खर्च करना है तो क्या करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। कहां? इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना के विकास में। इंफ्रा ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में यानी अवसंरचना के विकास पर यह खर्च करता है। डिफेंस में, ठीक है, डिफेंस में, हेल्थ केयर में, ठीक है, एजुकेशन में, सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडी भी तो देता है ना।
ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, रोड डेवलपमेंट वगैरह में, ठीक है, यहां तक बात सुन रही। और क्या करता है, हेल्थ ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमी। कभी कभी देखो आप क्या करता है, गवर्नमेंट जो है समीक्षा करता है, रिजर्व बैंक अपने यहां पे समीक्षा करता है, वह देखता है कि कौन सा सेक्टर क्या है थोड़ा डल हो रहा है, तो वहां पर अपना जो व्यय है बजट तुरंत क्या कर देता है, एलोकेट करता है या बढ़ा देता है कि वह जो चरमराए ना। ठीक है, आज भी वर्तमान परिदृश्य में वैश्विक उथल पुथल, इतनी बड़ी वैश्विक उथल पुथल है, रसिया और यूक्रेन का वॉर भी हो रहा है, युद्ध भी हो रहा है, और आम तरीके से जो बायलेटरल है, द्विपक्षीय देशों के संबंध भी खराब होते जा रहे हैं। इतने वैश्विक के आधार के, अगर हम आधार पर क्या करें, अगर हम एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, तो भी हमारा जो भारत का इकोनॉमी है वह मजबूती के साथ विकास की तरफ बढ़ रहा है। उसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि यहां पर जो हमारे पिलर हैं, इकोनॉमी के, वह बेहद मजबूत है। ठीक है, बस नहीं। हाँ, तो कोरोना जैसी आर्थिक महामारी, यह आर्थिक महामारी है ना भाई, महामारी तो है मगर किसी को नहीं छोड़ा। चाहे आप बहुत बड़े बिलियनियर हो तब भी उसके प्रभाव में आए, चाहे आप जो है कम कमाने वाले हो तब भी आप उसके प्रभाव में आए, फिर भी हमारा देश खड़ा रहा। इसका प्रमुख कारण है कि यहाँ के लोगों की थिंकिंग प्रोसेस, यहाँ के लोगों के बारे में लोग जो समझते हैं वो, और सबसे बड़ी बात कि एक दूसरे की सहायता करना, ये जो हमारे कोर है, हमारे इथोस हैं, इसी के माध्यम से हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहे और ऐसी विकट परिस्थिति का सामना कर पाए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब बच्चा हम बात कर लेते हैं, ये तो रहा कंपोनेंट के बारे में कि कंपोनेंट कौन कौन से होता है, कभी कभी हो सकता है ये आपसे पूछा जाए। अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से कि बेनिफिट, इसका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का होता है अवसंरचनात्मक विकास, अवसंरचनात्मक विकास। ठीक है, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। दूसरा होता है, अगर हम इसके बारे में बात करें, दूसरा डिफेंस। डिफेंस आप लोग समझते ही होंगे, नहीं समझते हैं? सुरक्षा। हेल्थ केयर मतलब होता है आपका स्वास्थ्य संबंधी, एडुकेशन शिक्षा संबंधी व्यय, और सब्सिडी आपका होता है, सब्सिडी को सब्सिडी ही अनुदान बोल दो। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन तो आप समझते ही होंगे, अनुदान या सब्सिडी ही लिख दो, सब्सिडी को सब्सिडी ही मोस्टली लिखते हैं लोग। तो एक कंपोनेंट हो गया बैलेंस्ड बजट का। ठीक है, अब आगे हम बात कर लें, आज हम बैलेंस्ड बजट के बारे में पूरा आपसे बात कर रहे हैं ना, आगे हम बात कर लें, टाइम है अभी अपने पास, आगे हम बात कर लेते हैं बैलेंस्ड बजट के कुछ और महत्वपूर्ण बातचीत को लेके। ठीक है, किसके गुण क्या है, व्हाट इज द मेरिट्स एंड व्हाट इज द डिमेरिट्स ऑफ द बैलेंस्ड बजट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चा, इसका क्या है, इसका मेरिट क्या है, यानी कि कितना गुण कारक है, मेरिट्स। ठीक है, पहला जो मेरिट्स का होगा वह, अगर बैलेंस्ड बजट है हमारे पास, तो इसका मतलब है कि वह बजट हमको ऋण नहीं लेने देता। क्या नहीं करने देता, ऋण लेने नहीं देता। जितना आए उतना व्यय, तो ऋण हम कहां से लेंगे, संतुष्टि की अवस्था में रहेंगे। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम और बात करें तो यह फिस्कल डिसिप्लिन के बारे में बात करता है कि जो हमारा राजकोषीय अनुशासन है इसको मेंटेन करता है। राजकोषीय आप लोग लिखते नहीं हो अगर हम बोलते हैं तो, अब एक एक वर्ड लिखवाएं। हम कहें राजकोषीय अनुशासन में सहायता करता है तो लिख लिया करो, राजकोषीय अनुशासन में सहायता करना। हमारा काम दोबारा करते हैं, एक बार हम समझाते हैं फिर आपको लिखवाते हैं। ठीक है, ताकि फ्लो गड़बड़ हो जाता है ना ऐसे। हाँ, राजकोषीय घाटे में सहायता उत्पन्न करता है।
दूसरा हमने क्या आपको, पहला हमने क्या बताया आपको कि बैलेंस्ड बजट जो होता है यह हमको ऋण लेने से रोकता है। ऋण लेने से क्या करता है? ऋण लेने से रोकता है। प्रिवेंट्स फ्रॉम द टेकिंग ऑफ डेट। ठीक है, प्रिवेंट्स फ्रॉम टेकिंग ऑन डेट। और क्या करता है जी? यह ओवर स्पेंडिंग पे बचाता है, यानी अधिक खर्च पर यह रोक लगाता है। अधिक खर्च करने पर यह रोक लगाता है। हाँ, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण इसका एक और बात है कि जो गवर्नमेंट होता है वह फालतू व्यय पर क्या करता है? प्रिवेंट करता है। उसको मालूम रहता है कि हम फालतू जो व्यय कर रहे हैं उस पर हम अपने व्यय को ना करें। तो गवर्नमेंट क्या, इसको आप क्या लिख सकते हो कि सरकार के द्वारा अनुचित व्यय न करना। अनुचित व्यय न करना। तो यह तीन महत्वपूर्ण इसके क्या है भैया? मेरिट्स हैं। तीन ना, चार लिख लिए। क्या क्या? हाँ, ऋण लेने से रोकता है, राजकोषीय अनुशासन में सहायता करना, अधिक खर्च करने पर रोक लगाना, सरकार के द्वारा देने पर। वेरी गुड। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बात रही हमारे किसके अंतर्गत? किसके अंतर्गत बात रही है? संतुलित बजट के गुण के बारे में। अब जहां पर गुण है उसके बाद अवगुण भी तो होगा। तो चलो इसके पहले गुण हम लिख दें, या बेनिफिट ऑफ बैलेंस्ड बजट जो है इंग्लिश वालों के लिए लिख दें कि प्रिवेंट्स फ्रॉम टेकिंग ऑन डेट। इट प्रिवेंट्स फ्रॉम टेकिंग ऑन डेट। ठीक है। दूसरा हमने क्या आपको बताया? दूसरा आपने क्या लिखा? दूसरा आप लिखे होंगे कि इट इंश्योर फाइनेंशियली स्टेबिलिटी। ये नहीं लिखा? लिख लो, ये भी एक है। इट इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी आर्थिक स्थिरता को इंश्योर करना। इंश्योर का मतलब समझते हो? सुनिश्चित करना। देखो, इट इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इट इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है। इसके बाद आपने क्या लिखा? तीसरा आपने लिखा होगा कि गवर्नमेंट डज नॉट इंडल्ज इन वेस्टफुल एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट डज नॉट indulge in wasteful expenses। ठीक है। एक और आपने लिखा होगा, क्या लिखे हैं बताएं? इसके बाद क्या लिखे हैं आप? स्टॉप टू ओवर स्पेंडिंग एक्सपेंसेस। टू स्टॉप टू ओवर स्पेंडिंग एक्सपेंसेस। एक और आपने लिखा होगा क्या? एक और आपने लिखा होगा कि इंक्रीज योर इनकम एंड सेव योर मनी। नहीं लिखा है? चलो, कट डाउन एक्सपेंसेस लिखा है कि अपने व्यय को क्या करना? कट करना। तो ये सारी चीजें कहां से हो गई हमारी? कहां से आती हैं? या फिर ये भी लिखो, इट सिग्नल्स फिस्कल डिसिप्लिन इन द इकोनॉमी। आप लोग ने लिखा होगा, याद आ गया मुझे। इट सिग्नल्स फिजिकल डिसिप्लिन इन इकोनॉमी। बता रहा हूं, बोला तो था, नहीं लिखा आप लोग? मैंने बोला था कि राजकोषीय अनुशासन
लिखा है ना आप लोगों ने, तब आप लोगों को याद नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो यहां तक बात समझ में आई। अब बच्चा आगे हम बात करें, इसके कुछ डिमेरिट्स भी तो होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि क्या सभी राष्ट्रों को यह संतुलित बजट रखना चाहिए या किन किन राष्ट्रों को संतुलित बजट रखना चाहिए। तो 1930 का किन्सियन अप्रोच जब जनरल प्रिंसिपल उन्होंने बताया, तो 1930 में हम लोग जानते हैं बहुत बड़ा एक त्रासदी रहा वैश्विक परिदृश्य में। देखा जाए तो जनरल डिप्रेशन 1930 में हुआ और वहां पर इस पॉलिसी की बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज लोग किए, इस पॉलिसी की, बैलेंस्ड बजट की। 1930 तक तो सब कुछ सही लग रहा था कि भैया जितना आए उतना ही व्यय हो, है? मगर जब आय ही नहीं होगा तो आप व्यय कहां से करेंगे, तो असंतुलित चीजें हो जाएंगी ना, होंगी कि नहीं होंगी। तो वहां पर इसका क्या हुआ, बहुत ज्यादा लोग क्रिटिकल या क्रिटिसाइज किए और ये बोले कि भैया यह ऐसा सोल्यूशन नहीं देता है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट हो तो उसका सोल्यूशन यह बैलेंस्ड बजट नहीं देता है। यानी बेरोजगारी रहे अगर, तो बैलेंस्ड बजट आपका आय ही नहीं रहेगा। बेरोजगारी का मतलब क्या, लोगों में आय ही ना हो, और जब लोगों में आय नहीं होगा तो लोग व्यय कहां से करेंगे, और जब लोग व्यय नहीं करेंगे तो लोगों में दिक्कत होगी ही होगी। यहां तक बात समझ में आई। तो लोगों में जब व्यय नहीं है, व्यय करने की क्षमता नहीं है, लोगों की आय नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है बहुत तीव्र गति से, तो वहां पर यह बैलेंस्ड बजट का फिनोमिना सहायता नहीं देता। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अगर आगे बातचीत करें बच्चा, तो डिमेरिट्स ऑफ, ये डिमेरिट्स के बारे में अगर हम बात करें, अवगुण, ये इसके दोष। तो पहला दोष क्या है कि 1930 के बाद ग्रेट डिप्रेशन में, 1930 के बाद वैश्विक महामंदी के अंतर्गत इस 29 में हुआ था या 30 में हुआ था? 29 बोलते हैं, प्रभाव तो बाद ही में आता है ना, ऑप्शन में 29 आया था तो 29 ही लगाएंगे। 29-30 ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो जो उसके पास वाला है वो लगाओ। ठीक है, क्या बोला, 1930 के बाद 1930 के बाद बैलेंस्ड बजट की इस आधार पर आलोचना की गई कि यह बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं करता, कि यह बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं करता। 1930 के बाद बैलेंस्ड बजट की आलोचना इस आधार पर की गई कि इस आधार पर की गई कि यह बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं करता, यह बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं करता। जनरल डिप्रेशन 1930 हाँ, इसके बाद किया गया इसका क्या, क्रिटिसाइज्ड, बहुत तगड़े से हुआ। ठीक है, क्रिटिसाइज किया गया इसको, हाँ, और क्रिटिसाइज करने के बाद यह समझ में आया कि यह अनएम्प्लॉयमेंट का कोई सोल्यूशन नहीं देता। इट डज नॉट गिवन एनी सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी की समस्या का समाधान यह नहीं करता। और बेरोजगारी से क्या होता है, अगर हम बात करें तो बेरोजगारी हमेशा लिंक्ड होती है एग्रीगेट डिमांड से। किससे, एग्रीगेट डिमांड से, यानी सामूहिक मांग से। अगर बेरोजगारी है आपकी तो आप मांग करोगे क्या, भाई पैसे ही नहीं है आपके पास, तो मांग आपकी गिरेगी, और मांग गिरेगी तो इकोनॉमिक सर्कल हमारा क्या होगा, प्रभावित होगा।
और इकोनॉमिक साइकिल प्रभावित होगा तो आप टैक्स इंपोज करोगे क्या? लोगों में कमाई ही नहीं होगी, आप टैक्स लगाओ, लोग गृह युद्ध स्टार्ट कर देंगे। हाँ, तो इकोनॉमिक सर्कल अगर हमारा प्रभावित होगा तो फिर बैलेंस्ड बजट हमारा प्रभावित होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इसीलिए कहते हैं कि अगर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति में रहा, यानी रोजगारी बेरोजगारी की स्थिति में रही, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? इट्स अ पर्टिकुलर लैक ऑफ एग्रीगेट, इट पर्टिकुलर्स लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे? इसी के अंतर्गत लिख सकते हो कि पर्टिकुलरली व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज लिंक्ड, बता रहा हूं हिंदी, पर्टिकुलरली व्हेन unemployment is linked with lack of aggregate demand। और इसी को क्या कहते हैं? एडी। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दो चीजें होती है। तो एग्रीगेट डिमांड, आप क्या लिखो कि जब बेरोजगारी लिंक्ड हो, लिंक, हाँ संबंधित हो, हाँ सामूहिक मांग के अंतर्गत, संबंधित हो सामूहिक मांग के अंतर्गत। ठीक है, दूसरी इसकी महत्वपूर्ण बातचीत क्या है? अगर हम बात करें कि इसकी डिमेरिट्स क्या है, तो वास्तव में जो लेस डेवलप्ड कंट्रियां हैं, यानी अल्प विकास वाली जो देश हैं, वहां पर बैलेंस्ड बजट काम नहीं देता। भाई हमारा इनकम ही कम है और हम उसी इनकम के आधार पर अगर लगे बैलेंस्ड करने और व्यय करने, तो फिर लोग तो मरे जाएंगे ना। या ऐसी परिस्थिति में सही माना जाता है जहां पर लोगों में आय हो, पर्याप्त आय हो, जितना आय उतना व्यय कर ले। हमारे पास आय ही कम है और हम भाई ऐसी स्थिति में क्या देखें? जो लेस डेवलप्ड कंट्री है, जहां पर रोड की अभी आवश्यकता है, जहां पर हेल्थ की आवश्यकता है, तो हम क्या भाई, हमको तो खर्च ज्यादा करना पड़ेगा ना, इस सब में खर्च ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियां में इसकी घोर जो है आलोचना की गई। कहां पर? लेस डेवलपमेंट कंट्री में। तो लिख लो कि कम विकासशील देश के अनुकूल नहीं है, कम विकासशील या अल्प विकासशील देश के अनुकूल नहीं है। क्या? बैलेंस्ड बजट। तो बैलेंस्ड बजट इज नॉट कंडक्टिव टू ग्रोथ, बैलेंस्ड बजट इज नॉट conducive to growth, balanced budget is not conducive to growth to less developed country। इधर से नहीं दिख रहा। ठीक है, बैलेंस्ड बजट यानी संतुलित बजट अल्प विकसित देशों के अनुकूल नहीं है। ठीक है, यह पूछा जाता है कि क्या बैलेंस्ड बजट निम्नलिखित में से कैसे राष्ट्रों के अनुकूल है या प्रतिकूल है? तो आप ये जरूर ध्यान देना कि बात तो अच्छी लगती है कि भाई बैलेंस ही तो होना चाहिए, मगर बैलेंस किस सेंस में होना चाहिए? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में हम तो बात करते हैं, मगर यहां पर जब हम बात व्यय की करते हैं तो वहां पर मामला फंस जाता है। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब एक बात और आती है इसी के अंतर्गत, अगर हम बातचीत कर लें तो एक बात और आती है जिसे हम कहते हैं बैलेंस्ड बजट के अंतर्गत ही बात कर लें कि बैलेंस्ड बजट को हम कैसे बैलेंस्ड रखें, कैसे बैलेंस्ड रखें, हाउ टू क्रिएट अ बैलेंस्ड बजट, कैसे हम अपने बैलेंस को बैलेंस रखें, बैलेंस्ड बजट को कैसे संतुलित रखें। ठीक है,
यह एक महत्वपूर्ण और जटिल प्रश्न है। क्या है प्रश्न आपका? हाउ टू क्रिएट अ बैलेंस्ड बजट। कैसे? तो इसके 3 आधार हैं। एड अप योर इनकम। क्या आधार है इसके? 3 आधार हैं। आप अपने एड अप योर इनकम, यानी इनकम में या आय में क्या हो? वृद्धि करो। दूसरा, एस्टिमेट योर एक्सपेंसेस, यानी आय में वृद्धि करने के बाद एस्टिमेट योर एक्सपेंसेस। एक्सपेंस जो आप कर रहे हो उसमें आपकी क्या हो? एस्टिमेट लगाओ, यानी पूर्वानुमान। ठीक है, व्यय का पूर्वानुमान लगाना। और तीसरा क्या है? सी वेयर यू स्टैंड, देखिए कि आप कहां पर खड़े हैं। सी वेयर यू स्टैंड। यह 3 महत्वपूर्ण तरीका है। ठीक है, एक बात अगर हम और करें तो इसको सुनो, इस वाले को जो है यह तीसरे नंबर पे रखो, ताकि यह स्टेप भी बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? स्टेप। ठीक है, तो पहले वाले को इधर रख दो, दूसरे वाले को इधर रख दो। दूसरा क्या कह रहा है? टू सी वेयर यू स्टैंड। आपकी इनकम हुई और इनकम पे आधार पर आप देखो कि आप कहां पर खड़े। ठीक है, और फिर करो एस्टिमेट, एस्टिमेट योर एक्सपेंसेस। टू एस्टिमेट, बता रहा हूं भाई, एस्टिमेट योर एक्सपेंसेस। सबसे पहले आप क्या करो? एड अप योर इनकम। आप अपने आय में क्या करो? ऐड करो, यानी वृद्धि करो। उसके बाद आप देखो कि आप कहां पर खड़े हो। आय में वृद्धि होने के बाद आप अपनी स्थिति को देखो, एनालिसिस करो कि आपकी आय जो है कितनी बढ़ी है, और उसके अनुकूल आप क्या करो? अपने एक्सपेंसेस का एस्टिमेट करो, व्यय का पूर्वानुमान करना। ठीक है, तो ये 3 स्टेप भी कभी कभी पूछ लेता है कि आप बैलेंस्ड बजट को कैसे बैलेंस्ड करोगे। ठीक है, अब अगली कक्षा में बच्चा इसमें 2-3 चीज और बातें रह गई है बैलेंस्ड बजट के अंतर्गत, और जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर ऑफ बजट, बैलेंस्ड बजट। ठीक है, वो बात कर लेंगे अगली कक्षा में। और एक बात और करनी है कि बैलेंस्ड बजट का मल्टीप्लायर और बैलेंस्ड बजट की थियरी क्या है, बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर क्या है, ये 2-3 बात हम और कर लेंगे तो हमारा बैलेंस्ड बजट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगली कक्षा में हम इसके बारे में जो कुछ पॉइंट रह गए हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आज हम लोग क्या क्या बात किए जल्दी से देख ले। समराइज करने का हमारा जो तरीका है वो आपको पसंद आएगा शायद। आई होप। देखते हैं क्या, देखो हमारा टॉपिक क्या था। जल्दी से आंख बंद करो हमारे साथ और देखो आप लोग क्या क्या पढ़े आज। आज हम लोगों ने पढ़ा बैलेंस्ड बजट क्या है। बजट के बारे में पहले देखा तो बजट वास्तव में बगोटी शब्द से है, जिसका आशय फ्रेंच का है और जिसका आशय है टू क्या, बताओ, टू लिटिल। आंख बंद करो और फिर बोलो। फिर बात हमने किया कि भैया यह बजट जो है वह वास्तव में पब्लिक डेट का आधार है, यानी सार्वजनिक डेट नहीं, सार्वजनिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर का आधार है, सार्वजनिक व्यय का आधार है। सार्वजनिक व्यय को अगर हम बजट के रूप में देखें तो वास्तव में वहां पर हमको एक चीज दिखा कि अगर हम गवर्नमेंट के एक्सेस से बात करें, गवर्नमेंट के बजट्स के रूप में बात करें तो वहां पर हमको बजट 2 तरीके से दिखाई दिए। एक होता है बैलेंस्ड बजट, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट को फिर हम लोग परिभाषित किए जाने तो बैलेंस्ड बजट ऐसी परिदृश्य है जहां पर एक्सपेंडिचर बराबर रेवेन्यू बराबर एक्सपेंडिचर हो जाए, ऐसी परिस्थिति को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड बजट। अनबैलेंस्ड बजट वह बजट है जहां पर, अभी बातचीत नहीं किए हैं हालांकि बता रहे हैं,
अनबैलेंस्ड जैसे नाम से ही है कि जहां पर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर बराबर ना हो, ऐसे परिदृश्य को क्या कहते हैं हम? अनबैलेंस्ड बजट। फिर हमने बताया कि अनबैलेंस्ड बजट भी दो तरीके का होता है, एक तो होता है डेफिसिट बजट, दूसरा होता है सरप्लस बजट। ठीक है, उसके बाद हमने बताया आपको कि बैलेंस्ड बजट के अंतर्गत तमाम तरीके बताए कि क्या क्या होते हैं बैलेंस्ड बजट, कैसे होते हैं बैलेंस्ड बजट को हम किस परिदृश्य में जाने। तो वहां भी हमने आपको ये 4-5 महत्वपूर्ण बात बताई कि रेवेन्यू बराबर एक्सपेंडिचर हो जाता है। उसके बाद हमने बताया कि नॉट सरप्लस, बट कभी कभी परिस्थिति में सरप्लस बजट को भी हम इसके अंतर्गत देख लेते हैं। उसके बाद हमने बताया कि साइक्लिक जो बजट होता है यहां पर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, यहां पर इकोनॉमिक साइक्लिक बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको क्या बताया कि लिव विद इन मीन्स, ठीक है, कि जितना हमारा साधन है उसी के अंदर हम अपना जीवन यापन करें। कंपोनेंट बताया, कंपोनेंट दो तरीके के, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। रेवेन्यू में भी हम 3 तरीके बताए आपको, कारपोरेट टैक्स, कारपोरेट टैक्स के बाद सोशल इंश्योरेंस टैक्स और उसके बाद कंजम्पशन टैक्स बताया। वहां पर एक्सपेंसेस में ढेर सारे आप जानते हो, हेल्थ केयर हुआ, एजुकेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, ये तमाम बातें वहां पे हम लोगों ने किया। उसके बाद आपको याद होगा हमने बताया आपको कि इसके मेरिट्स क्या है और इसके डिमेरिट्स क्या हैं, और उसके बाद का जो टॉपिक है वो है कि हम मल्टीप्लायर बैलेंस्ड बजट को किस तरीके से देखते हैं और व्हाट इज द थियरी ऑफ बैलेंस्ड बजट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस, आई होप को आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगी होंगी। ठीक है, मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण क्लास के साथ, कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। थैंक यू सो मच।